फोर्थ व्यूज, चौथा विचार बाकी ठीक। तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में विकास की गति काफ़ी तेज होगी। जी हाँ, यह कहना है उनकी माताश्री और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राजद, जिन्हें राजमाता कहता है, श्रीमती राबड़ी देवी का। मुख्यमंत्री 8वीं बार बनने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग 2014 से हैं वे 2024 के बाद क्या बने रहेंगे। सभी विपक्ष 24 की तैयारी करें, एकजुट हों। उपेंद्र कुशवाहा ने कल ही कहा था कि नीतीश कुमार आप आगे बढ़िए, देश को आपकी ज़रूरत है, देश को आपकी प्रतीक्षा है। कुल मिलाकर जो ताज़ा स्थिति है उसमें यह तय है कि सत्ता सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए, बीजेपी से बदला लेने के लिए, बीजेपी पर लगाए गए आरोपों जितना भर ही इस बदलाव के पीछे की रणनीति नहीं है, रणनीति दूर तक है। जी, मैं उपेंद्र कश्यप फोर्थ व्यूज में आपका स्वागत करता हूं। तो रणनीति क्या है? यह कहने का मतलब क्या है कि जब नीतीश कुमार के साथ सरकार में शपथ ग्रहण ले रहे हैं तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री का, तो फिर राबड़ी देवी यह क्यों कह रही हैं कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में विकास और तेज होगा। सीधा सा अर्थ यह है कि अंदर खाने यह तय हो चुका है कि 6 माह या साल भर के अंदर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो युवा हैं, युवा तुर्क हैं, उनकी अपनी सोच है, अपना उनका लंबा राजनीतिक करियर होने की संभावना है, तो स्वाभाविक है कि उनसे लोगों की उम्मीदें और अपेक्षाएं भी अधिक होंगी। क्योंकि एक युवा जब गद्दी पर बैठता है तो अपने पूर्ववर्ती या अपने समकालीन बुजुर्गों की अपेक्षा उसकी सोच काफ़ी अलग होती है। तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कब सीएम बनते हैं और विकास की गति कब आगे होती है। आम जनता को इसकी उम्मीद है, जैसा राबड़ी देवी कह रही हैं। लेकिन इसका एक अर्थ यह तो तय है कि यह अंदर खाने तय हो चुका है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल नीतीश कुमार वे यह कह रहे हैं कि 2024 के बाद क्या 2014 वाले बने रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आगे बढ़िए, देश आपका इंतज़ार कर रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने का भाजपा और आज के भाजपा में काफ़ी अंतर है और 2024 की लड़ाई के लिए लोग तैयार हों। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। वैसे वे बार बार कह रहे हैं कि हम किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं, आग्रही नहीं हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में यह बात खुलकर सामने आई है कि सोनिया गांधी ने उन्हें यूपीए का बड़ा पद संयोजक बनाने का ऑफर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि 6 माह बाद, यानी हो सकता है 2023 के होली के आसपास ये यूपीए के राष्ट्रीय संयोजक बन जाएं और प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किए जाएं। इसकी मजबूरी क्या है? विपक्ष क्यों नीतीश कुमार को आगे करने के लिए तैयार हो रहा है? होगा कि नहीं यह अभी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि एक बात जो अब तक दिखती रहे कि कांग्रेस राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के इतर सोच ही नहीं सकती। यह उसकी अपनी मनः स्थिति बन गई है। आज तक उसे कोई अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। घूर फिरकर कार्यकारी अध्यक्ष के बहाने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी पर कब्जा अपने परिवार में ये त्रिमूर्ति के पास ही रखने की कवायद कांग्रेस की बराबर रही, यह हमेशा दिखता है। कांग्रेस इस देश में भाजपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी आंकड़ों में भी है और बूथ लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर भी है। शायद ही इस देश में कोई ऐसा बूथ होगा जहां कांग्रेस का वोट न हो, भले ही वहां कांग्रेस का प्रत्याशी हो न हो, लंबे समय से कांग्रेस का प्रत्याशी न चुनाव लड़ रहा हो वहां गठबंधन की राजनीति के कारण, लेकिन प्रायः तमाम बूथों पर एक न एक कांग्रेसी का वोट जरूर है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को वाकई प्रधानमंत्री का दावेदार बना देगी। एक मीडिया रिपोर्ट में यह चर्चा आ रही है कि चूंकि अति पिछड़ा के नाम पर नरेंद्र मोदी के साथ इस देश का एक बड़ा तबका जुटा, तो
उस जातीय समीकरण को काटने के लिए कांग्रेस खुद को साइडलाइन कर ले और नीतीश कुमार को आगे करे, उसे प्रधानमंत्री का दावेदार बनाए, और तब नीतीश कुमार का जो राजनीतिक संबंध रहे हैं भाजपा में केंद्र में रहते हुए छोटे छोटे दलों से, राज्य स्तरीय दलों से, उनको वो साधने में सफल होंगे और एक यूपीए की ताकत काफ़ी बढ़ेगी। नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हो जाएंगे अपेक्षाकृत सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री पद के अपेक्षा। जितना यह बातें कही जा रही हैं, क्या वाकई आसान है? नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसे ऐसे प्रचारित किया जा रहा है जैसे लगता है कि वे पिछले 40 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 8 गुने 5 यानी 40 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है। और वे यदि कद और व्यक्तित्व के अनुरूप देखें तो नवीन पटनायक के आगे नीतीश कुमार कहाँ टिकते हैं। 5 मार्च 2000 ईस्वी से बीजू जनता दल के बैनर तले नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनते हैं, और अभी जब आप फोर्थ व्यूज का यह वीडियो देख रहे हैं तब तक वे इस पद पर बने हुए हैं। यानी लगातार बीते 22 वर्ष से वे इसी पद पर हैं। आप कल्पना करिए कि लगातार 22 साल से वे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार 22 साल नहीं टिका पाए हैं। तो समस्या यह भी है कि क्या नवीन पटनायक उन्हें स्वीकार कर लेंगे? हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के बनिस्पत नीतीश कुमार को स्वीकारना नवीन पटनायक के अनुकूल होगा। ऐसी ही स्थिति पश्चिम बंगाल में होगी, जहां बात बात पर तुनक जाने वाली ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं बीते लगातार 2 टर्म से। हालांकि वे तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। एक बार 2011 में बनी थी कांग्रेस के समर्थन से। आप याद करिए कि कांग्रेस के विरोध में ही वे तृणमूल कांग्रेस लेकर आई थी, और फिर 11 में मुख्यमंत्री बनी। 2016 में वे अकेले दम पर मुख्यमंत्री बनी, और फिर 2019 में भाजपा उनको मटिया मेट करने की तमाम कोशिशें करती रह गई, लेकिन ममता बनर्जी अडिग रही और फिर बहुमत की सरकार लेकर आई। इन 2 नेताओं का जिक्र करने का यहाँ साफ मकसद यह है कि नीतीश कुमार बिना बैसाखी के आज तक सरकार में नहीं आ सके, और ये जो दोनों नेता हैं बिना बैसाखी के मुख्यमंत्री बनते रहे। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने इस देश में ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रखा है बीते कुछ वर्षों से, विपक्ष का कहना यह है कि वो इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है भाजपा। उस कारण माना यह जा रहा है कि ममता बनर्जी के तेवर थोड़े ढीले हो गए हैं। सोशल मीडिया पर एक कमेंट वामपंथी नेता का आया कि इस देश में सिर्फ वामपंथी हैं जो ईडी से नहीं डरते, सीबीआई से नहीं डरते। यह उनके ईमानदार होने की गर्वोक्ति का बखान माना जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा जदयू के नेता कह सकते हैं, राजद के नेता कह सकते हैं? शायद नहीं। वैसे भी लालू परिवार के खिलाफ भाजपा लगातार आक्रामक रही है और कभी ईडी कभी सीबीआई का इस्तेमाल करती रही है। बिहार में एनआईए भी प्रवेश कर चुकी है और बड़े पैमाने पर पटना मॉडल को सामने लाया गया है। अब होगा यह कि बिहार में सरकार गठन के बाद भाजपा अपनी चालें चलनी शुरू करेंगी, जिसका आगाज़ शपथ ग्रहण समारोह के दिन यानी 10 अगस्त 2022 के दिन जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो बीजेपी के विधायक सड़क पर थे विरोध में, तो भाजपा भी अपनी चालें चलेंगी। यह संभव है कि नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री के दावेदार बने, चुनाव लड़ें बतौर प्रधानमंत्री प्रत्याशी, लेकिन यह बहुत दूर की कौड़ी लगता है कि जो वर्तमान परिवेश है उसमें यह दिख रहा हो कि भाजपा के नरेंद्र मोदी कमज़ोर हुए हों। ऐसा नहीं दिख रहा। चुनाव यशवंत सिन्हा ने भी लड़ा राष्ट्रपति का, और मार्गरेट अल्वा ने भी उपराष्ट्रपति का लड़ा। लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है और जीतना किसी का अधिकार नहीं है। जीतना किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई जीत नहीं सकता, जिताया जाता है और जनता जिताती है। तो जनता किसे चुनेगी यह तो 2024 में चुनाव परिणाम बताएगा।
लेकिन एक बात जो साफ साफ तस्वीर दिख रही है कि बिहार से भाजपा को बड़ी क्षति होने जा रही है। 2019 के चुनाव में भाजपा और जदयू जब चुनाव लड़ी लोकसभा का, तो उसे 40 में 39 सीट मिल गए थे। इसमें 20 सीट पर बीजेपी और 19 सीट पर जदयू का कब्जा रहा। अब जब बीजेपी अलग थलग पड़ गई, जिसके पास 2024 के चुनाव में जो वर्तमान राजनीतिक दल और राजनीतिक हालात बिहार में हैं, उसके अनुसार अनुमान लगाया जा सकता है कि चिराग पासवान के अलावा कोई साथी बनता नहीं दिख रहा है। कुछ हद तक मुकेश सहनी जुड़ सकते हैं और कोई दूसरा बड़ा चेहरा या बड़ा दल नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में खुद भाजपा के नेता यह मान रहे हैं आपसी बातचीत में कि 2019 की अपेक्षा 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो बिहार में 39 सीट लाने वाला एनडीए बदले एनडीए के रूप में दहाई की संख्या भी छू ले तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। यानी एनडीए को करीब करीब 30 सीट का नुकसान बिहार में अभी से ही दिखने लगा है। अब ऐसे में एक डर, इस बात का डर सता रहा है बिहारियों को कि क्या बीजेपी यहाँ अपना सांप्रदायिक कार्ड खेलेगी। हालांकि भाजपा का प्रयास रहा था हमेशा, लेकिन नीतीश कुमार के दबाव में यहाँ बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक कार्ड भाजपा नहीं खेल सकी और खुलकर तो बिल्कुल ही नहीं खेल सकी। लेकिन जब अब नीतीश का दबाव भाजपा पर काम नहीं करेगा तो सरकार अपनी जगह है और भाजपा अपनी जगह, तो क्या भाजपा बिहार में तोड़ने की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति का कार्ड खेलेगी? हम इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कब कौन किस करवट बैठ जाए ईश्वर न जाने, न खुदा जाने, आदमी कहाँ से जान पाएगा। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।